क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। आज का हमारा ये चैप्टर है। रेणुका नाम की एक लड़की है जो बहुत ही उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो उसके चाचा जी जगह जगह घूमते हैं और वहां से उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, ये आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, अलग अलग जगह के लोग हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से देख सकते हैं आप। जहां जहां वो घूमने गए हैं विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हैं। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल्य आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अब अध्याय 8, 9, 10 में विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम ये अमेज़न बेसिन में जीवन पढ़ने से पहले ये बॉक्स काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, उनको पढ़ लेते हैं पहले। तो क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, कौन सी नदी? अमेजन, ठीक है। तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। तो इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा, ठीक है। अमेजन नाम कैसे पड़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप देख लेना। अमेजन बेसिन जो है उसका नाम कैसे पड़ा, अब हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें जो कि यहाँ दिया हुआ है 8.2, ठीक है। तो ये मानचित्र देखना है हमें, ये हमें दिखाई दे रहा होगा इसमें, जो ये पूरा ना जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो सारा अमेजन बेसिन है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसके बारे में क्या दिया है। तो ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भूभाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो इसमें आपको बताना है, अब यहाँ भूमध्य रेखा कौन सी है। भूमध्य रेखा देखिए, अभी 0 डिग्री जो होती है यानी ये वाली, दिस इज द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। और 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, यही बता रहे हैं ना। और ये जो आपको इसमें ग्रीन कलर की दिख रही हैं, कई सारी नदियां आके मिली हुई हैं। कई सारी नदियां मिलके, जैसे ये सिंगू नदी है, पपली नदी है, मारानोम नदी है, अमेजन नदी है, मोटिरियम नदी है। तो ये सारी नदियां मिलके टोकोटिम नदी है। ये सारी नदियां मिलके क्या है, एक अमेजन बेसिन बना रही हैं, ठीक है। और
सहायक नदियां तो आप समझ गए होंगे। तो सहायक नदियों का मतलब क्या होता है? ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वही उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, बेसिन कड़ी वाला बेसिन नहीं, बेसिन। अब इसकी जलवायु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही रहती है। फिर है वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वर्षा होगी तो वन उगेंगे ही। वन इतने सघन होते हैं कि पत्ती तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वनस्पति पनप सकती है, वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। तो ये चीज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि परजीवी पौधों के रूप में कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो आर्किड है एक, ब्रोमेलाइड है। ठीक है, अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि जो वन है इसमें पौधों के ऊपर पौधे उगे हुए हैं। इनको परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित या जीवित रहने वाला। ठीक है, अमरवेल भी एक परजीवी है। वो तो शायद आप लोगों ने देखी होगी क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है। अब है ये ब्रोमेलाइड, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जेल की पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। इन जल की पॉकेट का उपयोग। ठीक है, और उसके बाद है वर्षावन में प्राणी जाति की प्रचुरता होती है। टूकन पक्षी आप देख पा रहे हैं। टूकन पक्षी जो है, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी। स्लॉथ वही जानवर है जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और हफ्ते में एक बार बाहर आता है, और जो शायद हमने 4th 5th की NCERT EVS में पढ़ा था। और क्या है ये? चींटी खाने वाले टैपोर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य, आपने मूवी देखी होगी, पिराना याद होगी। ये मछलियां मनुष्य को मतलब खा जाती हैं। बहुत इनके दांत नुकीले होते हैं, ये ह्यूमंस को खा जाती हैं। पिरान्या मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देख सकते हैं। पिराना इंग्लिश मूवी है लेकिन आप हिंदी में भी आती है तब देख सकते हैं। और विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो ये पिरान्या मछलियां हैं वो अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो वहां जाने से पहले अगर कभी मौका पड़े तो सोच लेना किस तरह से ये खा जाती हैं इंसानों को। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। और ये कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें ये है टैपोर है ये। और कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र यानी डिस्कवरी चैनल वगैरह होते हैं ना, वो ये सारी चीजें दिखाते हैं। आप ये देखो, आजकल तो नेट है, हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फिर है वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं।
क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। और अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी और उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। तो देखिए यहाँ ये लोग जो कर्तन एवं दहन खेती है वो कैसे की जाती है। थोड़ा पिक्चर, इसमें तीनों पिक्चर दिखा देते हैं। और पहले ये जान लीजिए कि जो कर्तन एवं दहन कृषि है उसमें होता क्या है। ये हम 3 या 4th क्लास की एनसीईआरटी बुक में ईवीएस में पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही, कि कर्तन दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग पुनः इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है। ये जो वन था पहले इस तरह से कई सारे पेड़ पौधे थे उसमें, लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, यहाँ के पेड़ काटे और यहाँ खेती की। फिर कुछ समय बाद यहाँ के पेड़ काटे, ये आप देख पा रहे हो, इस यहाँ से फिर यहाँ भी खेती की। तो यहाँ का भूमि जब अनुपजाऊ हो गई तो इसको भी छोड़ दिया। फिर यहाँ से और काटे, मतलब ये सारी भूमि क्या होती जा रही है, खेती करते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। कई कुछ सालों बाद जब अनुपजाऊ हो जाती है तो, और फिर कुछ समय बाद फिर से वहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं तो फिर से बन जाते हैं। तो इस तरह से ये वन खत्म हो रहे हैं। और इसके बाद है फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। तो एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा माजुली तट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे कहते हैं, नदी के अंदर आइलैंड है और ये काफी फेमस है वो भी। अब यहाँ हम देख सकते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से निकलती है, ठीक है, और चीन में इसको ह्वात्सांग कहा जाता है। और इंडिया में जब आती है, इंडिया में भारत में प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और ये गंगा नदी है और ये गंगा की जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये यहाँ से ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, लेकिन 10 डिग्री यहाँ तक कह रहे हैं, 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे 32 है तो यहाँ 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब इसके बाद है कि इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं कि मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील हमने पढ़ा था कि चाप झील क्या होती है। जब नदी मुख्य मार्ग से ऐसे ऐसे करके बहती है और फिर मान लीजिए इसका ये पार्ट ऐसे बहुत ज्यादा भर गया ऐसे और फिर कम रह गया, तो इस तरह से एक अलग से ऐसे चाप झील बन जाती है। ठीक है, ऑक्सबोल लेक जिसे कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो भारत का मानचित्र देखना है हमें और उन राज्यों के नाम बताने जहाँ से गंगापुत्र बेसिन जहाँ पर स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है, कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना, इन फसलों को याद रखना है कि यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। एक तो मक्का है, ज्वार है, चना है और बाजरा है, गन्ना और जूट। तो ये सारी फसलें क्या है, ज्यादा पानी चाहती हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। असम की चाय काफी फेमस है। इस साल भी यदि आप जीके पढ़ते हैं तो असम की चाय को नंबर 1 पे रखा गया है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घर, घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़ और देवदार एवं पर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब यहाँ क्रियाकलाप के लिए दिया है, लेकिन हम एक चीज हमें देखनी है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 179 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 11,002। यानी उत्तराखंड में लोग काफी दूर दूर फैले हुए हैं। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में उससे थोड़ा करीब है, कुछ ज्यादा ही करीब है। 1000 और 100 में बहुत अंतर होता है। तो ये जनसंख्या घनत्व है, कुछ नहीं है। फिर ये देखिए, धान की कृषि हो रही है और ये असम में चाय के बागान हैं। तो क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर? ये एक थोड़ा बड़े करके देखते हैं कि वेदिका क्या होती है। आप इस पिक्चर में क्लियर देख पा रहे होंगे। वेदिका यानी कि सीढ़ी, ये सीढ़ी जैसी बनी हुई है ना, सीढ़ी जैसी। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र ना हो। ऊपर से यहाँ क्या है, हमेशा बारिश होती रहती है, तो बारिश होगी तो एकदम से बह जाएगी मिट्टी,
और मिट्टी के साथ बीज भी बह जाएंगे तो खेती कैसे होगी। इसलिए क्या करते हैं, ये बारिश होगी तो धीरे धीरे करके बहे ताकि मिट्टी उसके साथ ना बहे, इसलिए इस तरह की खेती की जाती है। और बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है और ये असम में काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है। काजीरंगा वनोद्यान जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए ही फेमस है। डेल्टा में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। आपको पता है इधर के ब्राह्मण भी मछलियां खाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अन्न की कमी के कारण ऐसा था। तो ये सारी चीजें यहाँ के लोग नहीं मानते हैं, असम के, बंगाल के। ठीक है, अदर स्टेट में मानते हैं लेकिन यहाँ नहीं मानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। तो ये जो डॉल्फिन आप देख रहे हैं ये गंगा के जल में पाई जाती है और जहां तक ये रहती है इसका मतलब पानी अभी शुद्ध है, लेकिन ये क्या है, समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। इससे पता चल रहा है कि जो पानी है वो कितना प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इसका नाम, इसको सुसु डॉल्फिन कहते हैं और अंधी डॉल्फिन। ठीक है, अब है झील। एक केस अध्ययन है। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथ मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार बैलिनेरिया, हाइड्रा मछलियों का भोजन बनाते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रदूषण फैलेगा तो समस्या होगी। तो क्या आप जानते हैं, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो याद रखना, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है, फिर है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे ये नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। तो पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बौद्ध बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। तो ये मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य अभय वन है, ये भी असम में ही है। और काजीरंगा भी मैंने भी ऊपर बताया, वो भी यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये दोनों असम में ही है। तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।